मंजिल मिल जाती है परिंदों को यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्षर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडू कृष्णा डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं 11 बजे की इस लाइव क्लास में, तो आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ओरिजिनल पेपर की श्रृंखला में। ओरिजिनल पेपर जो कि लगा था किसका, एएससी सेंटर बेंगलुरु भर्ती का ये पेपर है जो लगा था 28 मार्च 2021 को, यानी कि हम कह सकते हैं एकदम लेटेस्ट पेपर है। और इस पेपर का लेवल थोड़ा सा हम हार्ड कह सकते हैं, ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम जो हमने ऐप में करा रखा है उनकी तुलना में देखें तो ये पेपर बिल्कुल आसान है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर पढ़ते हैं उनको ये पेपर हार्ड लगेगा, और इस पेपर की इतनी ज्यादा मेरिट भी नहीं गई थी। आपको आज इस पेपर में टारगेट देता हूं 30+। अगर आप इस पेपर में 30+ क्वेश्चन राइट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इस पेपर की लगभग जो पेपर पास किया था जिसने, यानी कि जिसके ग्राउंड के 100 नंबर थे और जो पेपर केवल पास किया था उसका सिलेक्शन हो गया था। इसका मतलब ये पेपर हार्ड है, इसकी मेरिट क्या कम बनती है, तो आप मतलब गलत कम से कम करने की कोशिश कीजिए। और आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो क्या, अगर पेपर हार्ड हो तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करो ताकि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। हमें यही कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या, गलत क्वेश्चन नहीं करने, हमें जो हमें आते हैं वही क्वेश्चन अटेंड करनी है। तो चलिए आज के इस सेशन की, शानदार सेशन की शुरुआत करती है। थोड़ा सा मैं हार्ड कह सकता हूं, तो आप अंत तक क्लास जरूर बने रहिए क्लास में, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एडू कृष्णा ऐप पर मिल जाएगी, और हमारा जो कोर्स है, पेड कोर्स है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां। अगर पेड कोर्स किसी ने ले रखा है तो उसको यह पेपर हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस और जीके के लगभग जो क्वेश्चन है वो ये वहीं से है। तो चलिए आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन सा है। तो आप देखो, सिरसा जिला है, ये कहां है, ये हरियाणा में है। कहां, सिरसा जिला हरियाणा में है। और ये जो करीमगंज जिला है ना, ये है असम में। कहां, असम में स्थित एक जिला है, और यही है जो क्या, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्या है, टोडा जनजाति के लोग कहां पाए जाते हैं। टोडा जनजाति के लोग आप सबको पता है वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहां, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी पहाड़ियां सब जानते हैं कहां स्थित है, वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां, तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्या, प्रश्न नंबर 3 है, जावड़ी पर्वतीय स्थल। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है, लेकिन हमारे कोर्स में ये भी करवाया हुआ है। जावड़ी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। आप सबको पता है नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी भी उत्तराखंड में है, लेकिन ये थोड़ा सा यूट्यूब वालों के लिए नया प्रश्न है। जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो कहां है, वो भी तमिलनाडु में है। कहां, तमिलनाडु में स्थित है जावड़ी। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां बताई वो भी तमिलनाडु में है, और जावड़ी जो पर्वतीय श्रृंखला है ये भी तमिलनाडु में। मसूरी है वो उत्तराखंड में है, ये भी। और नैनीताल पर्वतीय श्रृंखला है वो भी उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्या, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध है वो है फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। किसके, फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और फुटबॉल के बारे में आप सबको पता है, जो भी पीछे पेपर हुए उन सारों में लगभग फुटबॉल के बारे में प्रश्न है वो आते हैं। तो आप जल्दी से बताओ कि फुटबॉल के और कौन से खिलाड़ी है वो संबंधित है। तो आप सबको पता है रोनाल्डो है, माराडोना है, और जो पेले है वो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता है विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है।
अगला प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या, एलओसी का विस्तार रूप है। एलओसी का विस्तार रूप क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ कंट्रोल कहां स्थित है, भारत और पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। ये आपको ध्यान रखना, और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगर बात करें पीओके की, तो पीओके की फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वो पीओके का फुल फॉर्म है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखो, काली मिर्च में थोड़े दिन पहले की बात करें, जिस समय पेपर लगा था लगभग, उस समय मान सकते हैं कि उस समय तो था केरल। काली मिर्च केरल, यानी केरल क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल उस समय था, किस समय, जिस समय ये पेपर लगा था तब था केरल। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो कर्नाटक हो गया। केरल को पछाड़कर कर्नाटक ने किस में, काली मिर्च के उत्पादन में पहला स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है, कर्नाटक में होता है। आज से आप इसको याद रखना, केरल है ये पुराना आंकड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है उसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो भारत भारती जो रचना है वो किसकी है, वो मैथिली शरण गुप्त की है। जवाहरलाल नेहरू की आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांस का पहला राजा कौन था, यानी कि फ्रांस का जो पहला राजा था वो कौन था, तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट था, वो फ्रांस का पहला राजा था। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रूस की क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो रूस की क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। किसको, लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया क्या, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, हालांकि वैसे देखें तो यहां मुख्य कारण नहीं देना चाहिए, मृदा अपरदन का केवल कारण पूछना चाहिए, क्योंकि मुख्य कारण तो हम बात करते हैं वो पेड़ों को काटना है। लेकिन देखो, तीव्र गति से होता शहरीकरण, ये भी बिल्कुल है। ये क्या है, किसका, ये आपको पता है मृदा अपरदन का कारण है। और जानवरों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने से भी क्या, मृदा का अपरदन होता है। तो आप यहां मुख्य न लिख के सीधा कारण भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्य तो एक ही होता है, ये तो आप सबको बताए। तो आप उपरोक्त सभी करना होगा, क्योंकि आप ऑप्शन ये से दे रखे हैं तो कोई उपाय नहीं, हमें करना क्या होगा, उपरोक्त सभी करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है वो कही जाती है मेघना के नाम से। किसके, मेघना के नाम से जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। और पद्मा है, ये गंगा नदी का नाम है। गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो वो पद्मा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें सांगपो, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। सांगपो नदी किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर, क्या है, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है, यानी कि जो केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था है वो किस मंत्रालय के तहत आती है, तो आप सबको पता है यह आती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है फिल्म निर्माण जो संस्था है वो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक यह है कि वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर है वो वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, वर्तमान मंत्री। ये आपको ध्यान रखना। अब की बार यह प्रश्न आ सकता है 16 अक्टूबर वालों, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके लायक ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या तिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो आप सबको पता है। पहले तो बात कर ले ये कहां है,
ये है सिरोही। सिरोही माउंट आबू राजस्थान में, कहा राजस्थान में स्थित है, दिलवाड़ा। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप सबको पता है, इसका नाम ही ऐसे बोला जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यानी कि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कई बार आ जाता है स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है, जो कि अमृतसर में स्थित है, पंजाब का जो अमृतसर है उसमें स्थित है। और जो स्वर्ण मंदिर है वो किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? जल्दी से आप बताने की कोशिश कीजिए। इसकी नींव पहले तो बात कर लेते हैं, लिखी कब थी? 1905 में रखी थी। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के द्वारा, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपने दे रखा है, तो ये ऑप्शन सी है वो आपको करेक्ट हो जाएगा। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आज आपको कमेंट करके बताना है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? यानी कि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो कोने हैं उसमें जो मठों की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। किसको? आदि शंकराचार्य को भारत के चारों कोनों में मठों के स्थापना का जो श्रेय है वो दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ये जीके का हमारा पार्ट पूरा हो गया, अब साइंस का शुरू हो गया है। साइंस तो मैं ये कहता हूं कि लगभग जो हमने सिलेबस पढ़ाया है उनसे बाहर शायद ये कोई एक आध प्रश्न होगा जो बाहर है। तो आप जो भी 13 नवंबर और 15 जनवरी वाले जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्या पता इस लेवल का पेपर आ जाए तो आपको फिर धोखा करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि आप अभी से क्या अपनी स्टडी को अच्छा कर ले और हमारा ऐप डाउनलोड करें, जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है? अस्थायी निकायों के नियमों को के द्वारा खोजा गया था, यानी किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था आर्किमिडीज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा खोजा गया था। ये जो नियम है ये तरलों से संबंधित है। किससे? तरलों से संबंधित जो नियम है वो क्या है? अस्थायी निकायों का जो नियम है वो तरलों से संबंधित है। और आपको पता है आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत और दिया था, किसका? उत्प्लावकता का नियम है, वो भी किसने दिया था? आर्किमिडीज ने ही दिया था। किसका? उत्प्लावकता का नियम। हटा जाइए, आवर्ती का मात्रक है। अगला प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, क्या है? वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया था? देखो क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पहली बार आया था, लेकिन इससे पहले ऐसा क्वेश्चन जरूर आया था कि जो वल्नीकरण रबड़ है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? तो आप पता है सल्फर से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसी चार्ल्स गुडियर ने। किसने? चार्ल्स गुडियर ने वल्केनाइज्ड रबड़ की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर, क्या है? निम्नलिखित तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज चलती है। यानी इस प्रश्न का मतलब यह है कि ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है वो किन में होती है? तो आप सबको पता है ध्वनि है वो सर्वाधिक गति किस में करती है? तो वो करती है ठोस में। और ठोस में भी किस में करती है? इस्पात यानी कि स्टील में करती है। तो आप देखो स्टील आपको ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 0 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में ध्वनि की चाल होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या है? चाय का वानस्पतिक नाम बताओ। अब सबसे तो पहले यह बताओ चाय और कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो चाय और कॉफी में उत्तेजक पदार्थ होता है वो होता है कैफीन, और तंबाकू में होता है निकोटीन। अब पूछा है वानस्पतिक नाम, तो चाय का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कैमिलिया सिनेंसिस।
कैमिलिया सिनेंसिस है वो होता है चाय का वैज्ञानिक नाम। अगर बात करें आम की तो मेंजिफेरा इंडिका होता है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है, और स्कॉर्पियन होता है वो बिच्छू का वैज्ञानिक नाम होता है। ये 5, 7, 10 ऐसे नाम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, जल्दी से सभी क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। तो देखो जैसे ही हम बंदूक में छोड़ेंगे गोली तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी? तो आप सबको पता है उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, यानी कि ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv² होता है, यानी कि 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है mgh। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप सबको पता है गतिज ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर। क्या है? डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है। डायलिसिस का उपयोग है वो किस में किया जाता है? तो आप सबको पता है जब किडनी फेल हो जाती है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किडनी फेल में। तो आप ऑप्शन देखो, गुर्दा, गुर्दे को तो इंग्लिश में किडनी बोलती है। गुर्दे की निर्बलता यानी कि गुर्दे का कमजोर हो जाना, तो उस समय कृत्रिम जो प्रक्रिया होती है डायलिसिस, उसके माध्यम से क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो इसका ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुर्दे की निर्बलता, यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी जब कमजोर हो जाता है या किडनी फेल हो जाती है उस समय डायलिसिस जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दे रखा है? पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को कहते हैं। पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वही पूछा है किसके कारण होता है। तो आप सबको पता है हरित लवक या पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके? हरित लवक, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। तो आप देखो क्लोरोफिल आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अब कई बार ऐसा आ जाता है कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो केरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केरोटीन के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। और गाय का जो घी होता है उसका पीला रंग भी किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। आज आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके यह बताना है कि मूत्र का जो रंग होता है पीला वो किसके कारण होता है। आपको कई बार कक्षा में बता चुके हैं, तो आपको बताना है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जरूर जरूर इस प्रश्न का आप कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट्स देखता हूं ध्यान से, किस किसने क्या किया है। तो आपका कमेंट प्रत्येक का रिप्लाई भी दिया जाएगा, जो रिप्लाई देने लायक होगा उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप कमेंट में जो जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, कार्बन का सबसे कठोर रूप। देखो कार्बन का ही नहीं एपितु, ये जो है ये किसका? प्रकृति का कठोर पदार्थ होता है। कार्बन का जो अपर रूप होता है कौन सा? हीरा होता है, वो प्रकृति का कठोर पदार्थ होता है। आप सबको पता है कार्बन का जो अपर रूप होता है हीरा, ये प्रकृति का कठोर पदार्थ है। तो फिर कार्बन का तो होगा ही, कार्बन का तो कठोर पदार्थ होगा, ये तो प्रकृति का है। और बात करें ग्रेफाइट, ये भी किसका? ये भी है वो कार्बन का अपर रूप होता है। एक होता है फुलेरिन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट, 3 अपर रूप होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ग्रेफाइट का उपयोग है वो हम पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। क्या ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में की वृद्धि की वजह से होती है? आपको पूछा है ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है। तो आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो है किसका उत्तरदायी? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है, वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि ये त्रिपरमाणविक अणु होता है। और ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होती है उनसे हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण बताओ। खारे पानी की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो कौन सा है? अब देखो
ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आप ऑप्शन को पढ़कर पता चला लगा सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन देख लेना पहले। अगर आपको ऑप्शन ऐसे हो जिन ऑप्शनों को आप पता हो तो फिर आप उस प्रश्न को आसान से कर सकते हो। देखो ये पीएच मीटर यानी कि पीएच स्केल होता है, ये आप सबको पता है क्या अम्लीयता या क्षारीयता मापने का एक उपकरण होता है, यानी कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय कितना क्षारीय होता है उसका मापने का उपकरण है। अगर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर तो ये किसका धारा मापक यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, धारा मापने का काम करता है, ये भी आपको पता है। और फेथोमीटर यानी कि फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई मापने का काम करता है। लेकिन आपको पूछा है खारे पानी की सांद्रता, इसको पूछा क्या है सांद्रता मापने का उपकरण, तो ये तीन तो आपको पता है, ये तो है नहीं। इसका मतलब ये सेलिनोमीटर होता है, ये खारे पानी की सांद्रता मापने का एक उपकरण होता है। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेंस है वो किस ग्लास का बना होता है, यानी लेंस वो किस कांच का बना होता है। तो आप सबको पता है, मैंने पढ़ा भी रखा है, लेंस है वो फ्लिंट ग्लास का बना होता है, यानी कि फ्लिंट कांच होता है उसका। एक क्वेश्चन आता है कि जो हम मतलब चाय पानी वगैरह पीने में जो हम ग्लास काम में लेते हैं या हम कप काम लेते हैं वो किस कांच के बने होते हैं, तो वो पायरेक्स ग्लास के बने होते हैं। ये भी मैंने जो हमने पढ़ा रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसमें सारा इसके बारे में हमने बता रखा है। फिजिक्स का जो लेंस टॉपिक है उसमें पूरा मैंने लेंस के बारे में मतलब गहनता से बताया, तो वहां से आप सीख सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्टोलोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है। डेक्टोलोग्राफी का मतलब होता है बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें, डेक्टोलोग्राफी में किया जाता है। बायोमेट्रिक का मतलब अंगूठे का क्या लेना, निशान लेना या अंगूठे का चिन्ह लेना। तो फिंगरप्रिंट, इसका फिंगरप्रिंट का जो अध्ययन है वो किया जाता है डेक्टोलोग्राफी में। इसमें डेक्टोलोग्राफी में किया जाता है। कार्बन डेटिंग है, ये क्या है, ये मनुष्य की जो आयु है उसका निर्धारण करने की एक पद्धति होती है, जीवाश्म की एक पद्धति, यानी कि कोई भी जीवाश्म कितने साल का, मतलब जो हम किसी भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता होगी कोई और सभ्यता होगी उनके जो कालक्रम का हम पता लगाते हैं वो इसी कार्बन पद्धति के अनुसार लगाते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति वही सर्वे माने होती है। और इससे जीवाश्म का पता लगाया जा सकता है कि इसको मरे हुए कितने साल हो गए, यानी कि हमारे अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो कितनी बची है, उस हिसाब से इसका क्या पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्वर्टर है वो किसको परिवर्तित करता है, तो आप सबको पता है इन्वर्टर है ये डीसी से एसी धारा में बदलता है। डीसी धारा को यानी कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलता है। डायरेक्ट यानी कि डिस्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है, वो करता है इन्वर्टर। तो आप ऑप्शन देखो डीसी से एसी में ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अब एक इसका विपरीत क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एक होता है रेक्टिफायर जो कि हमारे चार्जर में लगा होता है। क्या, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या करता है, दिष्टकारी यानी दिष्ट कर देता है। दिष्टकारी का मतलब दिष्ट करने वाला, दिष्ट बनाने वाला, यानी किससे, एसी से दिष्ट में बदलने वाला क्या होता है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर होता है। वो भी कई बार मैं कहता हूं, वो तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि दिष्टकारी है वो मतलब किस में, कौन सी धारा किस में बदलता है। तो आप सबको पता है एसी से डीसी में। हमारे घरों में जो धारा आती है, विद्युत धारा आती है, वो एसी होती है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पोटेशियम कार्बोनेट, पहले तो इसका रासायनिक सूत्र बताओ। तो आप सबको पता है K2CO3 इसका होता है सूत्र, ये तो है इसका रासायनिक सूत्र। अब बात कर लेते हैं इसके नाम की, तो इसका नाम है, वो सामान्य नाम है पोटास। पोटास किसका सामान्य नाम है, तो पोटेशियम कार्बोनेट है, इसका सामान्य नाम है पोटास। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब मैंने ये बताया था, इसके मतलब जब ये तापमान वाला मतलब पैमाने वगैरह में पढ़ा रहा था, तो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इतना गहनता से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये देखो प्रश्न आ गया। अब ऐसा ही नहीं है कि आप ऐसा ही पूछे कि मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में बताओ, जरूरी नहीं है, अलग भी पूछ सकता है। आर्मी अपनी तरफ से भी दे सकता है कि इसको इस पैमाने में बदलो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा 295 केल्विन तापमान के बराबर होता है।
अब देखो यहाँ फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना आना चाहिए। तो आप सब जानते हो इनका जो तीनों का संबंध होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड बट्टा 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर तो केल्विन -273 बट्टे कितना होता है 100 होता है। ये इन तीनों में संबंध होता है। अब हमें कौन से दे रखे, हमें केल्विन दे रखा है, फ़ारेनहाइट याद करना है, यानी कि ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। तो ये फॉर्मूला ले लो, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर के -273 बट्टे 100। अब इस शून्य से शून्य काट दो और ये 18, यानी कि 18 2 से कटा 9 बार और 10 कटा 5 बार। अब देखो यहाँ के का मान पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बराबर के कितना है, के है आपके पास 295, 200 इसके बट्टे में 9 है, 295 माइनस 200 सॉरी 373 लिख दिया, 273 बट्टे 100, 100 नहीं 100 तो हम काट दिए, कितना 5, तो यहाँ 5। अब इनको हल करते हैं। इनको हल करने के लिए हम अगली स्लाइड ले लेते हैं, देखते हैं। तो क्या आ गया था, 32 -32 बट्टे इसमें 9 था और इसमें 295 माइनस 273 बट्टे 5 ये था। अब इनको क्या करना है, आप इनमें से घटा दीजिए, ये ऐसा का ऐसा रह गया 32/9, इसको घटाया तो कितना बचा 2 और 2 22/5। अब इनको कर दीजिए वज्र गुणा। वज्र गुणा तो सभी को करना आता ही होगा, इतना तो मैथ में आपने सीखा ही होगा। तो आप वज्र गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 को किससे 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तो आप गुणा कर लो, 5 2 10 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 160 और बराबर में का क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 22 × 9, यानी कि हम कह सकते हैं कितना आता है 22 गुणा 9, यानी कि 9 2 18 हासिल 1, 18 और 1 19 198। तो अब इसको हल कर लो आप, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर इसको इधर भेज दो, इस माइनस के 160 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 198 प्लस 160। अब इसको कर दो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर ये कितना 8 और 15 हासिल 1 और 358 आ गया, 358। अब 358 में आप 5 का भाग दे दो, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आ जाएगा 358/5 का भाग दोगे तो ये लगभग आएगा आपका कितना आएगा, ये आएगा लगभग 71.6 आएगा, 71.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब ये इतना क्यों आया, उस पेपर में तो ऑप्शन 3 दे रखा है, ये इसलिए आया है क्योंकि आप सबको पता है केल्विन का जो पैमाना होता है वो 273.15 होता है, हमने यहाँ 0.15 लिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस आया है। इसका आप क्या इग्नोर कर देना, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे ही नहीं रखे है। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ये 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए देखो मैंने गहनता से पढ़ाता हूं प्रत्येक चीज। अब मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं तो सर आपके बीच लाइव आने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाइए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम कर रहे 28 मार्च जो 2021 को ओरिजिनल पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और थोड़ा सा पेपर आपने देखा होगा जीके साइंस का लेवल डिफिकल्ट था, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि जिस तरह हम तैयारी करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा सभी विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे। क्या दे रखा है, यदि ए और बी एक काम को हम बात कर लेते हैं क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दे रखा है, यदि हम बात कर लेते हैं एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, ए की बात करें तो कितने दिन में करें, 10 दिन में करें। ए की बात करें तो 10 दिन में करें और बी की बात करें तो कितने दिन में करें, 15 दिन में करें। अब आपको यहाँ क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से ले लो भाई। एलसीएम आपका कितना आएगा, 30 आएगा और 30 में हम भाग देंगे तो आपको पता है कितना आने वाला है, 3 आने वाला है और बात कर लेते हैं 2 आने वाला है।
अब आपको पता है अब क्या कह रहा है, देखिएगा अगला कह रहा है एक दिन ए, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, यानी एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या एक दूसरी बात ये भी तो कह सकता हूं कि भाई दोनों साथ कर मिले उससे डबल टाइम लगेगा। उससे डबल क्यों लगेगा, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं एक दिन दोनों को साथ लगा दो, दूसरे दिन छुट्टी करवा दो, तीसरे दिन दोनों को साथ लगा दो, फिर छुट्टी करवा दो। यही तो तरीका हुआ भाई, या तो एक दिन ए को लगा दो, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, ऐसे लगाओ, या फिर ऐसे कर दो भी एक दिन ए और बी दोनों को लगा दो, दूसरे दिन छुट्टी रख दो और तीसरे दिन तो मिलकर करेंगे उससे डबल लगेगा। इसका मतलब ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी की बात करें तो 30/3 + 2 यानी हम बात कर लेते हैं 5। 30/5 का मतलब मिलकर करे तो 6 दिन लगते हैं, लेकिन आपको पता है मिलकर नहीं करे भी, एक दिन ए करे एक दिन बी करे, इसका मतलब मिलकर करे उससे डबल होगा। इसका मतलब 6 × 2 होगा, यानी आपका जवाब आएगा 12 डेज। कितना आएगा भाई, जवाब आपका आएगा 12 डेज। तो एकदम आराम से कर सकते थे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि भाई दोनों एक दिन ए करे एक दिन बी करे, इसका मतलब दोनों को साथ लगा के दूसरे दिन छुट्टी रख दो, बिल्कुल 2 दिन लग रहे। इसी तरह यानी डबल काम हम बात कर लेते, डबल दिन लगेंगे, दोनों मिलकर करते उससे क्या लगेगा, डबल डेज लगेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर, 7 लड़कों की आयु का औसत 20 है। 7 लड़कों की आयु का औसत कितना है, 20 है। तो 7 × 20 कर देते, जल्दी से कर दो। 7 × 20 यानी कितना आएगा, 140 वर्ष। कितना भाई, 140 वर्ष। अब बात कर लेते आगे क्या दिया, आगे दे रखा भाई 6 लड़कों की औसत आयु कितनी है। 6 लड़कों की औसत आयु आपको दे रखी है 19.5। ये कितना है भाई, 19 से 1/2 का मतलब 19.5 रख लूं क्या, 19.5 वर्ष रख लूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है भाई, एक ही तो बात, 19.5 रख दो या 19 से 1/2 रख दो। तो मैं लिख देता हूं कितना, 6 लड़कों की है ना, 6 गुणा क्या लिखोगे, 19.5। अब जल्दी से इनको गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 30। 80 लगी 3 पॉइंट लग जाएगा, बिल्कुल 80 लगी 3। फिर बात कर लेते 54 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 57। 80 लगी 5, 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 की बात कर लेते हैं तो 11 हो गया। तो ये आपको पता है घटाना है, ये वर्ष आपको पता है घटाना है। तो आपको पता है कि कौन से लड़के की आ जाएगी, तो आपको पूछा है 7वें लड़के की, 7वें लड़के, यहां लड़की की जगह कर लो लड़के, 7वें लड़के की आयु कितनी है। तो आपको पता है हम बता देंगे 7वें की आयु घटा दो। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए, अध्यापक को शामिल कर लिया जाए या इस तरह का होता है, तो जल्दी से घटा दो। 3 बच्चा, फिर बात कर लेते हैं, बात करें तो 1 उधर हासिल गई, यानी 3 में से 2 यानी कितना बचेगा आपका, 23 वर्ष आपका जवाब आएगा। कितना आएगा भाई, 23 वर्ष आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे। तो 23 वर्ष देखो भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। 5 दे रखा है, क्या दिया, 5, 25, 125 क्या रखा है, 5 यानी 1, 5 की घात 1 है। फिर बात कर लेते 5 की घात 2 है। फिर बात कर लेते 5 की घात 3 है। फिर बात कर लेते 5 की घात 4 आएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ये 5 ये 25 बिल्कुल हो रहा है, ये कितना 125। फिर बात कर लेते ये कितना आएगा, 625 आएगा, यानी 5 से गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, 5 से गुणा कर रहा है। तो जल्दी से कर लो भाई, 5 से गुणा करने का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 625 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। एकदम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, और ये क्वेश्चन कई बार आपको करवाए गए, साफ दिखाई दे रहा है। एक बार टेक्निकल टीम चेक कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 34 नंबर आपके सामने। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको कराया, एक बार दोबारा से चेक कर लिया जाए। जल्दी से करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। आपको क्या दे रखा है, 44 विकर्णों की संख्या कितनी दे दी भाई, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितनी है भाई, विकर्णों की संख्या आपको 44 दे दी। कितनी दे दी भाई, 44 दे दी। और विकर्ण ज्ञात कैसे किया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दो भाई। विकर्णों की संख्या का सूत्र आपको पता है क्या होता है, n-3, n-3/2, यही तो होता है विकर्णों की संख्या का सूत्र। तो जो भुजा आप रख के देखोगे, जितनी भुजा होगी, n का मतलब कितनी भुजा है, 11 रख के देखते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर ए को लेके देखते हैं, ए लेके देखेंगे तो 11 रखेंगे, 11 और 11 - 3/2, जल्दी से करो भाई क्या कुछ आ रहा है। तो आपको पता है 11 गुणा कितना भाई, 8/2, ये 2 से काट दो 4 बार, 11 चौको 44। विकर्णों की संख्या कितनी आ रही है, 44 आ रही है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। यदि आप बी रख के देखते, बी रख के देखते तो रख के देख सकते हैं, 10 गुणा 10 - 3/2, जल्दी से करो, ये कितना आता, ये आपका आता 10 गुणा 7 बट्टे में कितना आता, 2 आता, 2 से काट दो 5 बार, 35। तो 35 नहीं है भाई, ये वाला सही हो रहा था, इसका मतलब ये गलत हो रहा है। आगे वाले ऑप्शन हमें उठाना ही नहीं, देखो पहला मिल जाता तो फिर आगे क्यों बढ़े। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया, बिल्कुल एकदम आराम से कर सकते हो।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। अब देखो आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं ग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं जल्दी से बता दो। 1 ग्राम में बात करें तो 1000 मिलीग्राम होते। कितने? 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने? 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये सभी विद्यार्थी आप नोट कर सकते हैं, कई बार आपको पूछ भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है किसको मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, इसका मतलब 1000 का भाग देना पड़ेगा, यानी हम करेंगे ये 89 बट्टे में कितना करेंगे? 1000। तो जल्दी से कर दो, 1000 का भाग देंगे तो 1.589, ये क्या आ जाएगा? ये आपको पता है ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये आपका ग्राम, यानी हम बात कर लेते ग्राम में आ जाएगा। मिलीग्राम को ग्राम में बदलता था, एकदम आराम से कर सकते थे। देख लो भाई कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आप जल्दी से देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। 3 अंक पॉइंट होने चाहिए, 3 अंक वाला ये है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बस 1000 का भाग देना था। कई बार आ सकता है ग्राम को किलोग्राम में बदलो, तभी भी तो 1000 का भाग लगेगा। कई बार ऐसे भी आ सकता है, जल्दी से नोट कर लो। 1589 हम बात कर लेते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलो, ऐसा भी आ सकता है। तो जल्दी से बदल दो, ये कितना आएगा क्या पता। अब की बार ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपको पता है 1000 का भाग देंगे 1589 बट्टा 1000, तो जल्दी से बता दो 1.589, ये आ जाएगा आपका केजी में। किस में आ जाएगा? केजी में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम आराम से आप कर सकते हो निष्फिक्र होके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने क्या दे रखा है? यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है मतलब उसकी हम बात कर लेते हैं संभावना शून्य है, या प्रायिकता क्या है? शून्य है। यदि कोई घटना नहीं घटित हो सकती है तो इसकी संभावना क्या है? संभावना का मतलब प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता तो आपको पता है कितनी होगी भी, जब घटना घटित ही नहीं होगी तो प्रायिकता यानी संभावना क्या होगी? 0 होगी। संभावना क्या होगी? 0 होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है, यहां देखिएगा जल्दी से। यहां क्या कर रखा है, यहां आपको पता है तो क्या किया है? जोड़ा या घटाया? तो यदि मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ऊपर से लेके इसे समझा पाऊं। चलो भाई इस जगह ले लेते ताकि आपको समझाने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यदि यहां से बात करूं तो यहां आपको पता है कितना जोड़ा या घटाया गया, तो आपको पता है 6 घटाया गया, -6 किया गया। यहां से देखो आपको पता है -6 किया गया, और यहां से बात करें तो यहां से भी पता है -6 किया गया। अब जल्दी से करो भाई, ऊपर क्या दे रखा है? यहां की बात करूं तो जल्दी से देख लो 6 प्लस किया गया, 6 प्लस किया गया, इसीलिए मैंने नीचे लिया ताकि आपको समझा पाऊं। आगे बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो यहां देखिएगा जल्दी से यदि मैं बात करूं तो इस तरह से आगे चला गया, बिल्कुल ये हम बात कर लेते। फिर बात कर लेते इस 25 से तो चला गया, देखो 7 से 13 आया, 6 जोड़ा। अब बात कर लेते 13 में 6 जोड़ा, कितना जोड़ा? 13 में 6 जोड़ा, देखिएगा +6 किया है। अब आगे इसी के अकॉर्डिंग तो आएगा, आगे इसी के अकॉर्डिंग तो आएगा, +6 करेंगे और 19 और 6 कितना हो जाएगा? 19 + 6 करना है। जल्दी से बता दो भाई कितना आएगा? आपका जवाब आएगा 25। आपका जवाब कितना आएगा? 25 आएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। इसीलिए मैंने नीचे खिसकाया ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊं। एकदम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो आराम से कर देगा। कैसे कर देगा? आपको देर का 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 12वीं पारी में चलो भाई 63 रन बनाए। अगला देर का जिसके कारण उसका औसत रन दे रखा है भाई, यहां रन की जगह रन कर लो, रन 2 रन, 2 रन रन कर लो भाई, 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है तो 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करो। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत, पहले बात कर लेते, मान लेते 11वीं पारी का औसत, 11वीं का औसत, जल्दी से बताओ कितना मानोगे? 11वीं का औसत मान लेते x, कितना मान लेते x, और 12वीं का मान लेते 12वीं का औसत कितना बढ़ जाता है? जल्दी से देखो भाई, अगले ने दे रखा है कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब x + 2 लिख लूंगा। दिखाई दे रहा है क्या? x + 2 लिख लूंगा, बिल्कुल ये हमने मान लिया, क्योंकि एक का x माना, 11वीं तक x है, बाद में 2 बढ़ गया 12वीं में। तो अब बात कर लेते, यदि मैं 12वीं पारी का रन चाहिए तो 12 टोटल 12 पारी का रन कितना होगा? तो 12 गुणा क्या करोगे? 12 गुणा x + 2 करोगे, ये टोटल 12 पारियों का रन आएगा, और 11 पारियों का रन क्या आएगा? 11x आएगा। और इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है, वही तो 12वीं पारी का रन है, वही तो 12वीं पारी का रन है। जल्दी से करो, तो वो 12वीं पारी का रन कितना दिया? 63 दिया। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, जल्दी से निकालो भाई। तो ये कितना आया? 12x + में 24 और -11x
बराबर 63। अब आपको पता चल रहा होगा ये 12x में से 11x घटेगा तो कितना बचा भाई, x बचा। कितना बचा, x बचा। और ये 24 उधर जाके घटेगा बिल्कुल, यानी हम बात कर लेते हैं 63 माइनस 24 होगा तो ये कितना आएगा, x बराबर आ गया 39। कितना आ गया, 39। x का मतलब भाई 11वीं पारी का औसत कितना आ गया, 11वीं पारी का औसत कितना आया, तो आपको पता है कितना औसत आ गया, 39 आया। कितना आया, 39। आपको तो 12वीं का चाहिए, 12वीं का मतलब 39 प्लस 2, यानी आपका कितना आना चाहिए भी, 39 और 2 कितना होता है, 41 होता है क्या। तो जल्दी से देख लो, आपका जवाब आएगा 41। एकदम आसान क्वेश्चन था, बस एकदम आराम से आपको समझना था, क्योंकि 12 पारियों का औसत आपके पास x प्लस 2 है, 11 का x है, तो 12 पारी का टोटल कितना आया, हमने कहा 12 गुणा x प्लस 2 और 11x, इनका अंतर आपको दे रखा है, क्योंकि आपको पता 12वीं पारी का रन दे रखा है, तो आराम से कर सकते थे। बस मस्त क्वेश्चन था, आपको यही तो पूछा है 12वीं पारी के बाद का रन बताओ। 12वीं पारी भाई टाइपिंग में स्प्रिंट बहुत कर रखी है, यहाँ पारी कर लो, पानी लिख दिया क्या, पारी। इस क्वेश्चन में टाइपिंग बहुत ज्यादा मिसप्रिंट कर रखी है। 12वीं पारी के बाद नया औसत ज्ञात करो। 12वीं पारी के बाद नया औसत हमने बता दिया कितना हो गया, ये तो देखो 11वीं पारी का है, ये तो 11वीं पारी का, आपको तो 12वीं पारी के बाद बताना, यानी 12वीं पारी तक का औसत बताना है, तो जल्दी से कर लो, 41 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग बताओ। देखो अंतर दे रखा है, योग का संबंध इस तरह से अगले ने दे रखा है, तो आपको पता है वर्गों का योग, वर्गों का अंतर दे रखा है। अब बताओ भाई, एक सूत्र याद आता है, आपको याद आ रहा है तो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों संख्याओं का योग और गुणनफल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल इनमें से मान आपको जो दे रखे वो जल्दी से पुट कर दो, तो a प्लस बी योग आपको ज्ञात करना है, ये हमने लिखा a प्लस बी, और अंतर आपको दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, बिल्कुल यहाँ 2 रख देते हैं, और वर्गों का अंतर भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, तो यहाँ 28 रख दो, बस कुछ ही नहीं करना है, एकदम आराम से कर लोगे। तो जल्दी से करो, ये 2 से काट दो, a प्लस बी का मान आ जाएगा आपके पास 14। कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो जल्दी से देख लो 14 कहां दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 40 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। यह क्वेश्चन अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में मिक्स टाइप था, यानी हम बात कर लेते दोनों में मिक्स था। यदि मैं बात करूं तो अंग्रेजी मीडियम का सही माना जाता है, तो इसी के अनुसार हमने जो टाइप किया है, तो ये अंग्रेजी मीडियम की जो लैंग्वेज थी उसी के अकॉर्डिंग टाइप किया है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज क्या थी, गलत थी। क्योंकि आपको पता है, यहाँ आपको पता है, यहाँ लिख रखा था विपरीत दिशा, अनुकूल की जगह विपरीत दिशा था, और यहाँ प्रतिकूल की जगह क्या था, प्रतिकूल की जगह दे रखा था दिशा में। तो ये चीजें थोड़ी सी मिस टाइप थी, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार क्या होता है लैंग्वेज मिस होती है, तो उसमें आपको अंग्रेजी मीडियम का पेपर सही माना जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको टाइप करवाया। अब हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, तो इंग्लिश का जो सही था उसी के अकॉर्डिंग किया, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, क्या दे रखा है, बोट पानी के प्रवाह की अनुकूल दिशा में, यानी दिशा में, पानी की दिशा में चाल निकाल लेते भाई, पानी की दिशा में, पानी की दिशा में नाव की चाल, पर नाव की चाल इस तरह से लिख लेते हैं, बिल्कुल दिशा में नाव की चाल ज्ञात कर लेते हैं। अनुकूल को मतलब दिशा में, यानी जिस दिशा में पानी है उसी दिशा में नाव जा रही है। तो आपको पता है 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 2 घंटे ले रही है। यहाँ 9 किलोमीटर की 2 घंटे ले रही है, क्योंकि जिस दिशा में पानी है उसी दिशा में। वैसे बच्चा समझने वाला समझ सकता था, क्योंकि कई बार क्या होता है लिस्ट लैंग्वेज, यहाँ आपको पता है वहां दे रखा था विपरीत दिशा, जबकि अनुकूल होगा तभी तो कम टाइम लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा देखा भाई क्या मिस टाइप है या क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि 2 घंटा ले रहा है, इसका मतलब कम टाइम ले रहा है। कम टाइम तो जब धारा की दिशा में होगी, अनुकूल दिशा में होगी तभी होगा, जबकि यहाँ विपरीत लिख रखा था। तो मैं समझ गया भी कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ न कुछ क्वेश्चन में मिस टाइप है। तो मैंने अंग्रेजी वाला पढ़ा, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा हुआ था, तब हम समझ गए कि भी क्वेश्चन मिस टाइप था। तो चाल बताओ, 9 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 2 घंटे में तय कर रहा है, तो 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल ये चाल होगी, क्योंकि दिशा में होगी तो ज्यादा होगी चाल, ये समय कम लगेगा, ये कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पानी की विपरीत दिशा में नाव की चाल, पानी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल जल्दी से बता दो कितनी आएगी।
दूरी तो वही है 9 किलोमीटर की, टाइम अब की बार विपरीत है, इसका मतलब ज्यादा लगेगा, 6 घंटे लग रहा है, इसका मतलब 9/6 यानी 3/2, 3 से काट दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ गए होंगे। इस तरह से कई बार आपको ऐसा लगे कि भी थोड़ा सा मिस लग रहा है तो आप क्वेश्चन को अंग्रेजी वाला पढ़ लेना, या दिमाग लगाते तो वैसे भी हो जाता। यहाँ 2 घंटे का टाइम ले रहा है, इसका मतलब दिशा में, और यहाँ ज्यादा समय ले रहा है 6 घंटे का, इसका मतलब विपरीत दिशा में। तो मैंने तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख के समझा। आपको भी मैं कई बार हिंट बताता हूं कि क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा आपको लगे तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अब बात कर लेते आगे क्या दे रखा है। तो नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में नाव की चाल बताने और जल धारा की चाल बतानी, यानी जो धारा बह रही है उसकी चाल क्या है वो बताने। तो स्थिर जल में नाव की चाल किस तरह निकाली जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल आपको पता है, हम कहते हैं दिशा में चाल दे रखी है और विपरीत दिशा में दे रखी है, उनका योग करके 2 का भाग देते हैं, योग करके 2 का भाग देते हैं। और यदि धारा की चाल पूछा जाए, धारा की चाल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, धारा की चाल पूछा जाए तो हम करते हैं x - y/2। बस यही तो तरीका आपको लगाना था, तो जल्दी से लगा दो। क्या है 4.5, 4.5 प्लस 1.5/2, 4.5 और हम बात कर लेते हैं 1.5 कितना होगा 6/2, और 6/2 का मतलब आपका जवाब आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब बात कर लेते हैं धारा की चाल क्या है, यानी 4.5 माइनस 1.5 बट्टा क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये आएगा 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ गए होंगे। अब आपको बताया यदि दिशा में जोड़ेगी तो दोनों का जोड़ेगा, देखो 1.5 और 3 कितना 4.5 हो रहा, बिल्कुल सही है। विपरीत में मतलब अंतर होगा, बिल्कुल ये अंतर है, इसका मतलब ये जवाब आ गया 3 और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन ये मिस टाइप था, कई बार इस तरह का मिस टाइप क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, मैंने कई बार देखा है। गणित में क्वेश्चन क्या होता है, मिस टाइप होता है। आगे एक क्वेश्चन और भी मिस टाइप है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे समझते इस चीजों को, मैं बता रहा हूं साथ साथ, ताकि आप समझ पाओ भी मिस टाइप हो तो हमें पता कैसे चले। इस क्वेश्चन में इस तरह से हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, ए राइज शब्द, ए राइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। कोई भी शब्द आपको दे दे कि उसको कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं ए राइज की बात कर लेते हैं, ए राइज। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितने अक्षर है, कितने अक्षर है उसका फैक्टोरियल लिया जाता है। जैसे कितने अक्षर है, अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या आपको पता है दे रखा है 5, कितना है भाई 5 है। तो 5 का फैक्टोरियल लिया जाएगा। 5 का फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है, ये 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 को गुणा में लिखते जाना है। यानी हम बात कर लेते हैं 5 से आगे वाली संख्या, यानी पहले वाली क्या आती है 4 आती है, फिर 3 आती है, फिर 2 आती है, फिर 1 आती है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझ लो, नोट लगा के लिख लो, मैं बता देता हूं। कोई भी फैक्टोरियल लिखे, जैसे मान लो आपको लिख दिया, कई बार इसे दे देता है 7 बराबर क्या होगा, तो आपको समझना है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, गुणा में लिखना 1 तक, उल्टा लिखना शुरू कर दो गुणा में 1 तक। जैसे मान लो मैंने कहा फैक्टोरियल 3 बताओ, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। तो जितने अक्षर होते हैं उतना उसका फैक्टोरियल निकाला जाता है। यहाँ 5 अक्षर थे तो इनको गुणा करो, 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी 120 आपका जवाब आएगा, 120 आपका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, यानी बी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। यदि मैं बात करूं कई बार दे दे, जैसे मान लो मैंने कह दिया, हम बात कर लेते एक क्वेश्चन में और लिख देता हूं, जैसे मान लो CAT दे दिया, केट, केट शब्द है, इसको कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है जल्दी से बताओ। तो 3 अक्षर, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल लेंगे, 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, जितना होता है अक्षर उसका उल्टा गुणा कर दिया जाता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 तक चला जाता है। तो ये आपको पता है, इसको 6 बार व्यवस्थित किया जा सकता है। कितनी बार, 6 तरीकों से या 6 बार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी अक्षर आए, कितने अक्षर आ रहे उसका फैक्टोरियल ले लेना, वही आपका जवाब होगा। फैक्टोरियल का मतलब जैसे 6 अक्षर आ गया तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से आपको करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन भी जो पेपर था उसमें मिस टाइप था, मैंने सही करवा दिया है। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर, यहां अगले ने दे रखा था विक्रय मूल्य, यहां अगले ने विक्रय मूल्य दे रखा था जो कि कभी नहीं हो सकता था। तो मैंने क्वेश्चन को ऊपर देखा, फिर हम बात कर लेते, तो हमें पता चला कि क्रय मूल्य क्या दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखा था। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो मेरे को पता चला भी ये कॉस्ट मूल्य की बात करें, क्या दे रखा था, ए पर्सन सेल्स
हम बात कर लेते 320 मैंगोज, इस तरह से अगले ने दे रखा था। इंग्लिश मीडियम में आप समझ सकते हो किस तरह था, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम में सही था, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा था तो मैं समझ गया विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस नहीं था। जबकि हिंदी मीडियम में क्या था, विक्रय मूल्य था। कई बार इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी जाती है आर्मी के द्वारा, क्योंकि वो लिखे हुए रहते हैं कि डायरेक्ट यदि क्वेश्चन मिस होता है तो इंग्लिश मीडियम का सही माना जाता है, तब हम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सही होता है। और इंग्लिश को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ त्रुटियां हो जाती है। चलिए जल्दी से बताओ। तो 32 आमों की क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचा जाता है, यानी मैं कह देता हूं 332 आमों का क्रय मूल्य, आमों का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 400 आमों की विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो बात कहा है अगले ने, बिल्कुल यही कहा है। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कितने का हम बात कर लेते हैं, घाटा हुआ है, क्योंकि 320 में जितना खरीदा था उतने ही रुपए में 400 आम बेच रहा है। इसका मतलब हम कह देते भी कितने आम पास से जा रहे हैं, यानी दुकानदार के पास से लग रहे, तो 80 आम का उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और कितने बेचने पर हो रहा है, तो 400 बेचने पर होता है। क्योंकि आपको पता है यदि मैं बात करूं वस्तुओं का जिक्र करें तो बट्टे में लिखी जाती है विक्रय वस्तु, और यदि मूल्य की बात करता ना, जैसे कहता 320 रुपए और 400 रुपए इस तरह देता, तो आपको पता है किस पे निकाला जाता, क्रय मूल्य पर। और वस्तुओं का जिक्र करें तो विक्रय वस्तुओं पे निकाला जाएगा। तो विक्रय की जाने वाली वस्तुएं कितनी है, 400, तो बट्टे में 400 और गुणा में 100 लिखेंगे। तो जल्दी से कर दो, 2 शून्य काट दो, यह आपका आएगा 20%। यह आपका क्या आएगा, 20% आएगा। कई बुकों में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मैंने भी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपको करवा रखा है। बस वही तो है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के, वही तो है। जैसे इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीद कर इतने में बेचे, वही तरीका आपको लगाना था। लेकिन ये हिंदी और अंग्रेजी में मिस था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ विक्रय मूल्य कभी नहीं दे सकता। पेपर में क्या लिखा हुआ था पता है, 320 आमों की विक्रय मूल्य पर 400 आम बेचे जाते। अब भाई 320 विक्रय मूल्य का मतलब क्या भाई, तो समझ जाना चाहिए बेचे जा रहे हैं, यानी ये 400 आम बेचे जा रही, और यहां लिख दिया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का कोई संबंध ही नहीं दिया। ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाला पढ़ते, तो ऊपर वाला पढ़ते ही पता चला कि कॉस्ट प्राइस लिख सका था, इसका मतलब क्रय मूल्य था। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अब देखो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हम करके देखते, 2-4 उदाहरण लेते। परिमेय गुणा अपरिमेय, तो बताओ भी क्या आता है। आपको भी सर एकदम आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। स्थिति नंबर में 1 लिखता हूं, 1 नंबर स्थिति लिखता हूं। देखिएगा मैंने कहा परिमेय संख्या ले ली, मान लो 5 ले ली, 5 गुना √3 लिखा, कितना आया, 5√3 आया, जो कि एक क्या है, अपरिमेय। क्या है भी, अपरिमेय। लेकिन एक बार रुको, यदि मैं बात करूं स्थिति नंबर 2, 1 नंबर स्थिति होगी, 2 नंबर स्थिति की बात करूं तो देखिएगा आप एक चीज रखिएगा, मैं परिमेय संख्या 0 भी तो परिमेय संख्या है, 0 गुना √3 रखता हूं तो आपको पता है ये 0 आ गया, जो कि परिमेय। तो हम कह सकते हैं परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो दोनों आ सकता है। हमेशा एक पूर्णांक होगा कभी नहीं कह सकते, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा कभी नहीं कह सकते, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा हमेशा नहीं होता भी, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। थोड़ा सा ये 0 है ना, मैं हमेशा कहता हूं परिमेय और अपरिमेय का जब भी जिक्र आए तो आप 0 को परिमेय के अंदर लेके देखना, क्योंकि 0 परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय की जगह एक बार 0 रखना, सारा खेल ही आपको पता है बदल जाता है। तो मैंने आपको पता है संख्या पत्ती जहां पर डाल रखी है वहां एकदम ऐप के अंदर पूरा ये चीजें करवा रखी है। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा उनको पता है इसको किससे करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज की परिधि आपको दे रखी है। परिधि का मतलब परिमाप दिया, परिधि का मतलब क्या दिया दोस्तों, परिमाप दिया। परिमाप आपको दे रखा है। यदि भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो आपको पता है भुजाओं का अनुपातों का योग करो, जल्दी से कर दो, ये कितना आएगा 15, और ये बराबर 600 दे दिया। तो जल्दी से करो, इनका योग कितना होगा, ये आपका होगा 25 और ये 40, क्या 40 अनुपात का मान आपको दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 600 दे रखा है। तो आप एक अनुपात का मान निकालो भाई, एक अनुपात का मान कितना आएगा, भाग दे दो 40 का, जल्दी से 600/40, यानी मैं कहूंगा 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60 होता है, एक मान 15 आ गया। तो सबसे लंबी भुजा बताओ, लंबी भुजा कौन है अभी, 15 है। तो लंबी भुजा यानी 15 का अनुपात निकालना है। लंबी भुजा का मतलब हम कहेंगे 15 का मान निकालना है, 15 गुणा 15, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 225 आएगा, 225 आएगा। तो जल्दी से देख लो, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। 30% ऑफ, इसका मतलब हिंदी में लिखे तो क्या लिखोगे, 1500 प्लस 600
का 30%, यही तो है का 30%, आराम से निकाल दोगे। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे तो ये कितना हो गया 21 हो गया क्या, 2100 का 30%, जल्दी से निकाल दो 2100 का 30%, यानी 2100 गुणा 30/100, 2100 गुणा 30/100 कर दो, 2 शून्य काट दो, 21 यानी 630 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों 630 आपका जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते, अब बात कर लेते विषम का चुनाव कीजिए। अब बात कर लेते बस है, नाव है, रेल है, ये क्या है भाई, हम कहते हैं यानी हम बात कर लेते हैं परिवहन के संसाधन है। परिवहन के क्या संसाधन, जैसे बस के अंदर हम जा सकते हैं, नाव के अंदर जा सकते हैं, रेल के अंदर जा सकते हैं। तो इन पहिया इनका एक हम बात कर लेते हैं पार्ट है, पहिया इनका क्या एक पार्ट है, ये इनका क्या एक पार्ट है, ये पार्ट है। ये जो सब दे रखे इनमें आपको पता है, जैसे बस में भी पहिया होता है, ट्रेन में भी पहिया होता है, तो पहिया एक पार्ट है, जबकि सारे हम उसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। तो यही तो बात है, अलग आपको बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 नंबर, क्या लिखा, ए से बी लिखा, फिर बात कर लेते बी के आगे सी छोड़ा, पहले कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर सी छोड़ा, एक छोड़ा है, अब दो छोड़ेंगे, देखते हुए दो छोड़ दो, आपको पता है ई एफ छोड़ा तो क्या आएगा जी आएगा, क्या आएगा जी आएगा। फिर आपको पता है 3 छोड़ना पड़ेगा, 3 छोड़ के देखो एच आई जे के, बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब जे जी आपका जवाब होगा, क्या होगा जी आपका जवाब होगा। पहले कुछ भी नहीं छोड़ा, ए से बी लगातार लिखा, फिर बी के आगे सी आता है, सी को छोड़ के डी लिखा, फिर 2 छोड़ के रखना, पहले 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे चल रहा है, फिर 3 छोड़ के लिखते तो बिल्कुल के आ रहा है, इसका मतलब आपका जवाब क्या आएगा जी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जा रहा है, ए वेग को, जल्दी से लिखो AWAKE, इसको क्या लिखा है जल्दी से देखो, ZD ZV ZK और ये तो बात है। अब देखो भी क्या लिखा है, आपको पता होगा Z खत्म होने के बाद वापिस यही आता है बिल्कुल, और V के बाद क्या आता है UVW, बिल्कुल आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये बात कर लेते हैं, इसके आगे आपको पता है Z के आगे क्या आता है, Z के आगे कुछ ही नहीं आता है, ये दोबारा शुरू हो जाता है। V के आगे क्या आता है U आता है, बिल्कुल सही बात है। और आगे बात कर लेते हैं Z के आगे वापिस A आता है, J के आगे क्या आता है K आता है, फिर बात कर लेते हैं D के आगे E आता है। इसका मतलब यही तो है बिल्कुल, यानी हम बात कर लेते हैं नीचे वाला है वो एक घटा के लिख रहा है, तो जल्दी से लिखो FRIEND, ये तो आराम से कर दोगे। F से पहले क्या आता है E आता है, और PQR Q आता है बिल्कुल, HIJ बिल्कुल, E से पहले क्या आता है DE बिल्कुल, MN और ये क्या आएगा C, जल्दी से देख लो EQHD MC, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल C वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है क्रम में लिखने पर, व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे स्थान पे आएगा, अंतिम से दूसरे क्रम पे आएगा। तो पहले हम व्यवस्थित लिखने की कोशिश करते हैं, तो पहले देखो कौन आएगा भी, ये आएगा BOSH, ये आएगा। फिर C आगे देखो CO, जल्दी से देखो CH वाला आएगा ना, बिल्कुल क्या आएगा CH वाला, ये आएगा CHECKED, बिल्कुल ये आपको पता है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब CHE, फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है H के आगे क्या आता है MNO, ये तो अभी आगे चला गया KLMNO, इसका मतलब ये आएगा क्लियर आएगा, क्या आएगा क्लियर आएगा, बिल्कुल CLEAR, बिल्कुल ये आपका आ गया, मैंने टिक कर दिया। अब देखो आगे देखो CON है, बिल्कुल है। आगे बात कर लेते हैं S, और यहाँ क्या है ST, यानी पहले S आएगा, क्या आएगा S आएगा ना, बिल्कुल CONSTANTLY, बिल्कुल। और अंतिम में आ जाएगा ये वाला, कौन अभी देख लो CONTREST। अब देख लो अंतिम से दूसरे क्रम में तो कौन आ रहा है, यही आ रहा है क्या, अंतिम से दूसरे क्रम पे यही आ रहा है। तो देख लो भाई CONST, बिल्कुल ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, वर्णमाला का क्रम के अनुसार आपको पता है डिक्शनरी में व्यवस्थित किया जाता है शब्दकोश में। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द विषम है, नाई दे रखा है, दर्जी दे रखा है, बढ़ई दे रखा है, द्वार दे रखा है। द्वार आपको पता है किसका काम करता है, द्वार आपको पता है लोहे का काम करता है, किसका, लोहे का काम करता है। और यदि मैं बढ़ई की बात करूं तो आपको पता है लकड़ी वगैरह का काम करता है, किसका, लकड़ी का, ये लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। और यदि मैं बात करूं इसकी दर्जी की, तो ये कपड़े का काम करता है, ये कपड़े का काम करता है।
नाई किसका काम करता है? बाल का। तो बाल आपको पता है, जैसे मान लो कोई भी कपड़ा सिलाना है, हमें कपड़े ले जाके देना पड़ेगा। बढ़ई को मान लो कोई कुर्सी बनानी है तो लकड़ी ले जाके देना पड़ेगा। द्वार को कोई लोहे की वस्तु बनानी है तो द्वार को लोहे लेकर ले। लेकिन नाई के पास जाते हो तो क्या हमें कुछ लेकर जाना पड़ता है? क्या नहीं लेकर जाना पड़ता? यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। इस तरह से आप कर सकते थे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और मैं कह दूं, इस क्लास में जिस भी बच्चे के, यदि मैं बात करूं, टारगेट हमने कितने का? 30 का दिया था। तो जिस भी बच्चे के इस क्लास में मैं कहूंगा 30 प्लस है ना, बहुत ही शानदार तैयारी मैं उसकी कहूंगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यदि पेपर हार्ड आएगा तो मेरिट कम चली जाएगी, लेकिन हमने ऐप के अंदर इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, जैसे फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल भी आए थे, वो भी आपको पता है ऐप के अंदर करवा रहे। तो कुछ बच्चे हमें कह रहे थे कि सर इतना शिवम चौधरी सर है वो इतने विस्तार से क्यों पढ़ा रहे हैं? तो पता चल गया होगा क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा रहे हैं हम। इसीलिए आपको पता है सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं करवा सकते, कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे जिनका नवंबर में एग्जाम है या जिनका 16 अक्टूबर को एग्जाम है, जिन्होंने कोर्स से पढ़ा है, तो वो अपने धैर्य पूर्वक अपना पेपर देना, एक एक चीज को फोड़ के आओगे। आपने ऐप के अंदर देखा होगा पालीवाल जी सर जीके को भी थोड़ा सा बढ़िया लेवल तक पढ़ा रहे, और चीजें जो पूछी जा सकती है वही पढ़ा रहे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी? और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशना ऐप पर मिल जाएगी, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और जिनका 13 नवंबर और जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है, उनसे मैं कहना चाहूंगा पेड कोर्स लेके टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से कुछ चीजें रह जाती है, तो टॉपिक वाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, डेडिकेटेड टीम है, पूरी की पूरी आर्मी को समर्पित है। तो आराम से आप ऐप के अंदर से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, बहुत ही शानदार। मैथ में तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैथ में तो कोई प्रॉब्लम बच्चों को हो भी की भी नहीं, क्योंकि मैथ तो इजी होती है वैसे भी। और जीके साइंस में कई बार हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम करवा रहे हैं ऐप के अंदर, तो टेंशन मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये थे आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा, क्योंकि पेपर हार्ड आया था, हार्ड कई बार आ जाता है, आपको भी पता है। तो इस तरह से आपको मैनेज करना आना चाहिए। हार्ड है इसका मतलब मेरिट कम जाएगी, हमें घबराना नहीं है, आराम से पेपर को अटेंड करना है। मैथ है ना, मैथ हमें प्लस पॉइंट यहाँ दिलवा देती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।